आज कल जो हमने पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? आई जो पढ़ी थी, उस आई को हम लोग थोड़ा सा रिकैप करेंगे दोस्तों। आई में क्या क्या था, कैसे प्रोसेस होती है, कैसे दृष्टि दोष होते हैं, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। तो आई के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे आज, थोड़ा सा रिकैप करेंगे उसको। उसके बाद में आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फोकस। क्या रहेगा? पुष्प। आज हम क्या पढ़ेंगे? पुष्प पढ़ेंगे, फ्लावर पढ़ेंगे। आई के बारे में थोड़ा सा कल जो हमने बनाया था उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ऐसा कुछ था। ये क्या था? कॉर्निया। क्या था? कॉर्निया। हमारी आई बॉल 3 परतों से मिलकर बनी होती है। परतों से मिलकर बनी होती है। कॉर्निया हो गया एक परत स्क्लेरा। स्क्लेरा का भाग क्या है? कॉर्निया है। दूसरा क्या है? कोरोइड है। और तीसरा क्या है? रेटिना। ठीक। यहाँ पर एक चीज होती है, एक पार्ट रहता है इस टाइप में, इसको आइरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइरिस कहा जाता है। ये जो पार्ट है इसमें ये होता है प्यूपिल, और इसके अंदर होता है लेंस। क्या होता है? आँख का लेंस, जिससे हमें दिखाई देता है। हमारा जो आँख का सफेद वाला भाग है वो क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। और कॉर्निया के अलावा जो दो ब्लैक कलर के जो पार्ट हैं, जिसमें बड़ा वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? प्यूपिल कहलाता है। वो ये है प्यूपिल, और जो छोटा पार्ट है वो लेंस कहलाता है। यहाँ पर एक द्रव भरा होता है जिसको एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। इससे आंसू निकलते हैं। किससे? एक्वस ह्यूमर से। इसमें भी द्रव भरा होता है जिसको विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विट्रस ह्यूमर। बात ये आती है कि ये जो पार्ट्स हैं करते क्या है, और ये क्या है? ऑप्टिक नर्व है। क्या है? हम लोगों ने कल इस चीज को देखा था। एक कॉर्निया का दान किया जाता है, और जब भी हम नेत्र दान करते हैं तो कॉर्निया का दान किया जाता है। एक्वस ह्यूमर से आंसू आते हैं, नमक और पानी का बना होता है। प्यूपल छोटा बड़ा होता है, जैसे ही प्रकाश ज्यादा आता है तो छोटा हो जाता है, और कम प्रकाश में ये बड़ा दिखाई देता है। ये करता कौन है इसको छोटा बड़ा? वो आइरिस करता है। आइरिस में कलर पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं, जिसके कारण हमारी आंखों का रंग निर्धारित होता है। आंखों का रंग निर्धारित कौन करता है? आइरिस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आइरिस के द्वारा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इन तीनों की, स्क्लेरा का भाग कॉर्निया बाहर का पार्ट है। साथ में कोरोइड में हमारे ब्लड वेसल्स पाई जाती है, जिससे हमारी आंख लाल हो जाती है, कोई भी दिक्कत आती है तो। रेटिना पर हमारा चित्र बनता है, इमेज बनती है, जो हमें दिखाई दे रहा है वो फिर कहां पर बनेगा? रेटिना पर बनेगा, और ये वास्तविक और उल्टी इमेज बनती है। वास्तविक और उल्टी। ठीक। विट्रस ह्यूमर से हमारी आंख का साइज निर्धारित होता है। हमारी आंख छोटी रहेगी, बड़ी रहेगी। ये ज्यादा रहेगा तो बड़ी हो जाएगी, ये कम होगा तो छोटी रहेगी। तो विट्रस ह्यूमर हमारी आंख का साइज निर्धारित करता है। ऑप्टिक नर्व से हमारे सिग्नल्स पहुंचते हैं जो हम देख पा रहे हैं।
तो ये क्या चीज है, इसका पता कैसे लगेगा? जब हमारे सिग्नल्स पहुंचेंगे। अगर आपको डायग्राम दिख रहा है तो डायग्राम में क्या क्या चीजें कहां पर है ये कब पता चलेंगे? जब आपके माइंड तक, ब्रेन तक क्या पहुंचेगी? सिग्नल्स पहुंचेंगे। तो सिग्नल्स कौन पहुंचाएगा? ऑप्टिक नर्व पहुंचाएगा। ठीक, तो ये सभी चीजें हैं। तो यहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है और यहाँ से रेटिना पर हमारी क्या बनती है? इमेज बनती है, जिससे हमें दिखाई देता है। और ये सभी चीजें हमारे लिए क्वेश्चन भी आते हैं। ये पूछता है कि हमारी आंखों का कलर कौन निर्धारित करता है? तो कौन? आइरिस। ठीक है, हमारे पीपल को छोटा बड़ा कौन करता है? आइरिस करता है। अच्छा, अंधेरे में पीपल छोटा रहेगा कि बड़ा रहेगा? बड़ा रहेगा। और दोपहर में हम खड़े हैं, 12 बज रहे हैं, वहां पर हमारा पीपल कैसा रहेगा? छोटा हो जाएगा। राइट, इसीलिए आप लोग देखते होंगे जैसे अंधेरे कमरे से बाहर निकलते हैं हम लोग, कुछ समय तक 2-4 सेकंड 5 सेकंड तक हमें दिखाई नहीं देता। दिखता है क्या? नहीं दिखाई देता। क्यों? एकदम प्रकाश जितना आना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा आता है। इसलिए हमारी जो आंखें पीपल है उसका साइज छोटे होने में क्या होता है? समय लगता है, और सामंजस्य बढ़ाने में समय लगता है। इसलिए वो समय के कारण क्या होता है? हमें कुछ समय तक दिखाई नहीं देता, कुछ सेकंड्स। ठीक है, समझ आ रहा है? और जैसे हम बाहर से जाए अंदर अंधेरे में तो दिखता है? वो भी नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि उसको भी क्या है? समय लगता है। धीरे धीरे अंधेरे में दिखने लगता है, दिखने लगता है ना, थोड़ा थोड़ा आया ना। ऐसा नहीं कि बाहर जैसा दिख रहा हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखता है कि नहीं? क्योंकि हमारा जो साइज है आंखों का, जो पीपल का साइज है, क्या है? बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाएगा तो वो, समझ आ रहा है? ये सभी चीजें देखिए। अब बात ये आती है कि रेटिना पर यहाँ पर जैसे इमेज बन रही है, तो यहाँ से इमेज अगर इधर बनने लगी और इधर बनने लगी, या तो इधर या इधर, तो क्या है? प्रॉब्लम आ गई। क्योंकि नॉर्मली यहाँ बननी चाहिए और यहाँ बन रही, यहाँ बन रही, तो ये क्या है? प्रॉब्लम्स है। अगर प्रॉब्लम्स है तो इसको क्या कहेंगे? दोष कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? दोष कहेंगे। तो इनको कहते हैं दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। ये सभी चीजें हम लोग कल पढ़ चुके हैं, कल की क्लास है, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब दृष्टि दोष की बात करें हम लोग, तो एक होता है दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, और एक होता है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। चलिए, जैसे हमारा जो लेंस है, आंख का लेंस, यहां से प्रकाश जा रहा है और ये यहाँ पर रेटिना पर क्या बन रहा है? इमेज बन रही है। ठीक, अगर ये इमेज इधर बनने लगे, यहाँ पर बनने लगे, ये छोटा हो जाए लेंस, यहाँ बनने लगे इमेज, तो क्या होगा? इसकी दूसरी कंडीशन बता दें। यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, छोटा हो गया मान लो, और ये इमेज जो है रेटिना पर ना बनकर यहाँ पर बननी चाहिए थी, लेकिन यहाँ ना बनकर यहाँ बन रही है। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ से निकट ही हो गया, पास हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए इसको कहेंगे निकट दृष्टि दोष। क्या कहेंगे? निकट दृष्टि। आप लोग सोचते होंगे, हमेशा ये पढ़ा होगा कि दूरदृष्टि और निकट दृष्टि जो दोष आते हैं उनमें उल्टा क्यों होता है? दूरदृष्टि दोष है, उसमें दूर की तो दिख रही है, पास की नहीं दिखती। सोचते होंगे कि नहीं? अभी क्यों हो रहा है देखो आप, यहाँ बन रही है इमेज, तो यहाँ तो दिखेंगी आराम से, लेकिन दूर की वस्तु दिखेंगी क्या? नहीं दिखेंगी। इसीलिए इसको क्या करेंगे? हमारे दो लेंस होते हैं, एक होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस। इसको इधर बना देते हैं। यहाँ अवतल लेंस क्या करता है? ये फैला देता है। क्या है? फैला देता है किरणों। ठीक है, और ये क्या करता है? ये कंप्रेस करता है। समझ आ गया? ठीक, अब यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें यहाँ पर किरणों को फैलाना है या कम करना है? फैलाना है। फैलाने के लिए कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा। इसको क्या कहते हैं? अवतल लेंस। तो ये जो किरणें आएंगी, अवतल लेंस लगा दिया, ये किरणें आई मान लो,
किरणें पहुंची यहाँ सीधी सीधी ऐसी है, तो ये इधर हो जाएंगी, ठीक है, और ये ऐसे पहुंचेंगी और ये यहाँ पर सीधा सीधा इमेज बना देंगे। ठीक है, समझ आ गया? सीधी इमेज बन गई तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगाया जाता है। इसी प्रकार अगर ये इमेज दूर बन जाए, ऐसा पतला हो जाए ये, और यहाँ पर क्या है, ये रेटिना है और ये जो इमेज है कहाँ बन रही है, पीछे बन रही है रेटिना, तो ये दूर हो गई। दूर की तो दिखेंगी, पास की नहीं दिखेंगी, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा, और ये लगाएंगे क्या होगा, ये जो किरणें आई क्या होंगी, ये ऐसी हो जाएंगी और ऐसी होंगी तो ये सीधे सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पर रेटिना पर क्या बनाएंगे, इमेज। ठीक है, तो दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष आप लोगों को समझ में आ गया। इसको दूर करने के लिए कौन कौन से लेंस लगाते हैं ये भी आप समझ गए, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में अवतल लेंस। चलिए, एक था जरा दृष्टि दोष, जिसमें बुढ़ापे के कारण एज ज्यादा हो जाती है, अधिक एज वाले लोगों को आंखों की सामंजस्य क्षमता क्या हो जाती है, उनकी कम हो जाती है। सामंजस्य का मतलब दूर और पास देखने का जो अंतर है, मतलब जिसको सामंजस्य कहते हैं, वो कम हो जाती है, और उसके कारण क्या होता है, ना तो पास की दिखाई देती ना ही दूर की दिखाई देती। इसलिए उसमें दोनों लेंस लगाने पड़ते हैं। और वो कैसे लेंस होते हैं, एक ऐसा ये चश्मा बनाया गांधी जी का हमने, और ऐसा गांधी जी का चश्मा जो बनाया, इस चश्मे में भी आधा आधा कर दिया। चूंकि पास में देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करनी पड़ेगी, आया ना। कंप्रेस करने के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं हम लोग, और फैलाने के लिए अवतल लेंस लगाते हैं। इसलिए पास में देखेंगे तो चश्मा के नीचे वाले हिस्से से दिखेगा, आया ना। अगर नीचे वाले हिस्से से दिखेगा तो यहाँ पर कैसे लगाएंगे, उत्तल लेंस लगाएंगे, और यहाँ पर ऊपर वाले में अवतल लगाएंगे। ठीक है, समझ आया। एक था दृष्टि वैषम्य दोष, जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो हमारी चीजें हैं उनको देखने में प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए उसमें बेलनाकार लगाते हैं। ठीक है, एक दोष और था जिसका नाम था वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि उसमें हमें कलर सही से दिखाई नहीं देते। जैसे आप लोग अगर कोई भर्ती देने जाए, आर्मी की भर्ती है या फोर्स की भर्ती है, तो आप लोगों को एक टेस्ट होगा कलर ब्लाइंडनेस, आंखों का टेस्ट होता है, उसमें दिखाया जाता है ये कलर कौन सा है, पूछा जाता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है ये कौन सा अक्षर है। आंखों को टेस्ट करते हैं कि आपको कौन सा दोष है कि नहीं है, नॉर्मल हो। तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस जो है क्या होता है कि हमारी आंखों में, रेटिना में दो तरह के सेल पाए जाते हैं, एक कोन सेल, एक रोड सेल। कोन सेल क्या करते हैं, हमारे कलरफुल दिखने के लिए जिम्मेदार होते हैं, उसमें कलर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो कलरफुल कैसे दिखेगा, कोन सेल से। ब्लैक एंड व्हाइट किससे दिखता है, रोड सेल से। केवल मनुष्यों में ऐसा पाया जाता है, जानवरों में रोड सेल पाए जाते हैं, कोन सेल नहीं पाए जाते, इसलिए उनको ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। ठीक है, आप लोगों ने मूवी देखी होगी ना 1970, 60, 70 की, कैसी होती है, कलरफुल है या ब्लैक एंड व्हाइट? ब्लैक एंड व्हाइट होती है। हाँ, तो हमारे जो कोन सेल हैं वो रेटिना पाए जाते हैं, जो हमारे कलरफुल दिखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अब कलर ब्लाइंडनेस, कलर समझ नहीं आ रहा तो किसमें प्रॉब्लम हो गई, कोन सेल में प्रॉब्लम। हरा और लाल रंग इसमें दिखाई नहीं देते ठीक तरीके से। ठीक है, और रतौंधी रोग के लिए जिम्मेदार कौन होता है, रोड सेल। अगर रतौंधी आ रहा है ना आपको, रतौंधी का मतलब है दिखाई नहीं दे रहा रात में, तो रात में कलरफुल दिखता है क्या, कुछ रात में कलरफुल कुछ दिखता है क्या आपको, जाओगे तो कैसा दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, हाँ या ना। अगर आपने कभी ये महसूस किया हो कि बिजली चमकी तो आपको सभी चीजें कैसी दिखाई देती हैं, कोई कलरफुल दिखाई देता है, कुछ कैसा भी कलर हो, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखे। होता है कि नहीं होता,
तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? रूट सेल। तो रतौंधी रोग के लिए हमारा रूट सेल जिम्मेदार। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। फ्लावर क्या है? फ्लावर, फूल। एक गाना भी है, कई सारे गाने बने हैं। फूल तुम्हें भेजा है, सुना है आप लोगों ने? फ्लावर, फ्लावर का पुष्प, इसका बड़ा महत्व है जिंदगी में। एक हमारा एक महाकुंभ टाइप का एक वो आता है, क्या आता है? फेस्टिवल आता है, जो अंग्रेजी फेस्टिवल है एक्चुअल में, हम लोगों का नहीं होता है, लेकिन हमारे सबसे बड़े भगवान इसी की श्रेणी में आते हैं। इस फ्लावर के एक फूल होता है ना, एक सुंदर सा, जिसका नाम गुलाब का कहलाता है, रोज। अच्छा, रोज डे आता है, सब आते हैं। आप लोगों ने कभी सोचा है कि रोज डे, वैलेंटाइन डे आता है 14 फरवरी, उसके बाद में कुछ और डे होते हैं? कभी सोचा है? नहीं, चॉकलेट डे, टेडी डे, जो भी है सभी डे 14 तक खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आता है 15 स्लैप डे, थप्पड़ मार। 16 को आता है किक डे, लात मारना, ये आते हैं। और 21 को आ जाता है ब्रेकअप डे, 14 दिन का प्रेम खत्म। चलिए हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि अच्छा तो बनता नहीं है मेरे से, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे बेटा। चलिए देखिए, ये इसमें एक ऐसी चीज भी होती है नीचे, इसको पुष्पासन कहा जाता है, और नीचे एक डंडी होती है। आप लोगों ने देखा है कि रोज आया ना, देखा है? इसको कहते हैं पुष्पासन, जिस पर फूल बैठता है। क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। इसको कहते हैं बाह्यदल पुंज। क्या कहते हैं? बाह्यदल पुंज। इसको कहते हैं इन सभी को ऊपर दलपुंज। ठीक, यहां पर और चीज बनेंगी। ठीक है, इसको कहते हैं पुंकेसर। ये भाग किसका है? ये दोनों पुंकेसर के हैं, और ये जो है स्त्री केसर का है। ठीक है, इसका है स्त्री केसर का। पुंकेसर में एक होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। क्या होता है? कुतंतु। और एंथर को क्या कहते हैं? चलो हिंदी का शब्द मिस हो रहा है थोड़ा सा, अभी बताऊंगा। एंथर और फिलामेंट, इसको कुतंतु कहा जाता है। फिलामेंट को क्या कहते हैं? कुतंतु। अब इसमें क्या है? ये जो है ये वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा। क्या है? स्टिग्मा।
इतना हमें थोड़ा सा दिखेगा नहीं शायद वीडियो में। इसमें हम इधर लिख देते हैं, ये क्या है, वर्टिकाल स्टिग्मा, और ये जो है स्टाइल है, स्टाइल वर्टिका, ठीक है, क्या है, वर्टिका। और ये क्या है, अंडाशय ओवरी, क्या है, अंडाशय ओवरी, समझ आया। तो ये क्या है, इसके पार्ट है, क्या है, पार्ट है। निरंतर को परागकोश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, परागकोश। तो पुंकेसर में, पुंकेसर मतलब और स्त्री केसर मतलब समझ आ रहा है, स्त्री मतलब फीमेल, फीमेल वर्जन में आता है, और पुंकेसर मतलब पुरुष केस, ठीक है। तो में दो पार्ट होते हैं, एंथर परागकोश, फिलामेंट पुतंतु, और इसमें तीन होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका ये, और ओवरी अंडाशय, ठीक है। ये इसके पार्ट्स हैं, क्या है, पार्ट्स हैं। इसको कैलिक्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कैलिक्स। इसको कोरोला कहा जाता है, कोरोला। और ये जो डंडी होती है, पेडिकल पुष्प ग्रंथ, पुष्प ग्रंथ, समझ आया कुछ। अब बात ये आती है कि इसको मैं बताऊंगा अभी क्या क्या है। देखो, आप लोग फूल देते हैं, किसी को फूल दिया या लेके आए, भगवान को चढ़ाते हैं ना हम लोग, उसकी बात कर रहा हूँ, आप लोग गलत नहीं जाना। हमारी एक डंडी होती है फूल के नीचे, हरी हरी पकड़ते हैं जिसको, है कि नहीं, वो पेडिकल कहलाती है, ठीक है। उसके नीचे एक छोटा सा ऐसा वो होता है शेप, उसको कहते हैं पुष्पासन, जिस पर पुष्प टिका होता है, बैठा होता है। उसके बाद में आपको हरी हरी पत्ती मिलेंगी, साइड में नीचे मिलती है हरी हरी पत्ती, हरी हरी पत्तियों को कहते हैं बादल पुंज। और फिर मिलती है बड़ी सुंदर सुंदर पत्तियां, मिलती है कि नहीं, उसको कहते हैं हम दलपुंज। क्या कहते हैं, दलपुंज। अगर उन पत्तियों को तोड़ते जाएं तो हमें ऐसी संरचना ऊपर दिखाई देती है, दिखती है कि नहीं दिखती, राइट। तो इनको कहते हैं, एक होता है पुंकेसर ये, और बीच में होती है ये स्त्री केसर, ठीक है। क्या होती है, स्त्री केसर, पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर में जो होते हैं परागकोश और फिलामेंट होते हैं, पुतंतु होते हैं। स्त्री केसर में स्टिग्मा होते हैं, इसको स्टेमन कहा जाता है, स्टेमन, क्या कहते हैं, स्टेमन। और इसको पिस्टिल कहा जाता है, इंग्लिश में स्त्री केसर को क्या कहते हैं, पिस्टिल, ठीक है। पुंकेसर को स्टेमन और स्त्री केसर को पिस्टिल कहा जाता है। तो ये सभी पार्ट्स हैं हमारे फूल के। अब हमारा जो फल बनता है, फूल के बाद ही फल बनता है कि नहीं, आया ना। फूल के बाद फल कब बनेगा, इसमें से परागकण कौन देगा, परागकोश। ये परागकण यहाँ पहुंचते हैं कहाँ पर, वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, उसके बाद में वर्तिका से होते हुए कहाँ पहुंचेंगे, अंडाशय में पहुंचेंगे। किसमें, अंडाशय में पहुंचेंगे, ओवरी में पहुंचेंगे, जहां पर फल का निर्माण होगा। समझ आ गया, ठीक है कि नहीं। कहां से,
परागकोश से, पुंकेसर के परागकोश से पराग कण यहाँ पर इसमें वर्तिकाग्र में, वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा में पहुंचेंगे और स्टाइल मतलब वर्तिका से होते हुए ओवरी अर्थात अंडाशय में आकर निषेचन उनका हो जाता है, और निषेचन के बाद क्या होता है, फल का निर्माण हो जाता है। क्या होता है, ये इसको उत्तेजित करता है, एक्साइटेड, ठीक है, इसका ही भाग है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये यहाँ पहुंच गए, फल बन गया हमारा फल, ठीक है। अब बात ये आती है कि वैसे इसके 4 पार्ट होते हैं, फूल के 4 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं इसमें लिखे हैं। एक ये वाला पहला कौन सा लिखेंगे, बाह्यदल पुंज, ठीक है। दूसरा दलपुंज, तीसरा स्त्री केसर। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। चौथा होता है पुंकेसर। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, एक होता है फिलामेंट, दूसरा होता है एंथर, ठीक है। फिलामेंट और दूसरा क्या है, एंथर होता है। तो इसके 4 भाग होते हैं फूल के, ये चारों के चारों भाग आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई कि पुंकेसर के परागकोश से पराग कण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं स्त्री केसर के, और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र से, वर्तिका से होते हुए अंडाशय में इनका निषेचन हो जाता है और फल का निर्माण होता है। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं परागण। क्या कहते हैं, परागण, ठीक है। क्या कहेंगे, परागण, समझ आ गया, क्या कहेंगे इसको, परागण कहेंगे। ये पूरी प्रक्रिया परागण कहलाती है, जिससे फल का निर्माण होता है, ठीक। चलिए, अब परागण कितने प्रकार का होता है इसकी बात करेंगे। तो 2 शब्द लिख लीजिए, पहले मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। तो ये पूरी प्रोसेस क्या है, परागण कहलाती है, ठीक है। पुष्प जिस पर बैठता है पुष्पासन कहलाता है। ये बाह्यदल पुंज, जो हरी हरी पत्तियां होती हैं नीचे, उसके बाद में जो अच्छी पत्तियां होती हैं कलरफुल, उनको दलपुंज कहा जाता है। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र मतलब सबसे ऊपर वाला भाग, ये वर्तिका और ये अंडाशय, ठीक है। और यहाँ से क्या, पुंकेसर, पुंकेसर में से 2 होते हैं, एंथर और फिलामेंट। तो यहाँ से परागकण परागकोश से आते हैं और इसमें पहुंचते हैं और यहाँ पर फल का निर्माण हो जाता है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहला रही है, क्या कहला रही है, परागण। अब परागण 2 प्रकार का होता है, तो लिखिए परागण क्या होता है, लिखिए थोड़ा सा लिख लीजिए, परागण क्या कहलाता है, लिखिए। पुंकेसर के, पुंकेसर के, पुंकेसर के परागकोश से परागकण, परागकोश से परागकण स्त्री केसर, स्त्री केसर के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं।
वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र से वर्तिका में होते हुए, वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र से वर्तिका से होते हुए अंडाशय पहुंचते हैं। अंडाशय में इनका निषेचन होता है। अंडाशय में इनका निषेचन होता है। अंडाशय में इनका निषेचन होता है, जहां पर फल का निर्माण होता है। जहां पर फल का निर्माण होता है, निषेचन के बाद क्या होता है? फल का निर्माण हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को परागण कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। परागण दो प्रकार का होता है। परागण देखिए, परागण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण और दूसरा परपरागण। स्वपरागण और परपरागण में अंतर क्या है? स्व का मतलब होता है स्वयं और पर का मतलब होता है दूसरा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर फूल अपने अंदर ही परागण की क्रिया कर लेता है तो उसको स्वपरागण कहेंगे। ठीक, अगर फूल दूसरे फूल से परागण की क्रिया करता है मिलके तो क्या होगा? वो परपरागण होगा। इसका मतलब ये हुआ जिस फूल में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होंगे तो परागण की क्रिया हो जाएगी, हाँ या ना? राइट, तो इसको कहेंगे स्वपरागण। और जिस फूल में केवल स्त्री केसर या पुंकेसर ही हो, अगर स्त्री केसर हुआ तो दूसरे से पुंकेसर से क्या मिलेंगे? परागकोश मिलेंगे, परागकण मिलेंगे। अब बात ये आती है कि अगर हमारे यहाँ पर केवल इस फूल में पुंकेसर ही है तो स्त्री केसर तक क्या पहुंचेंगे? परागकण पहुंचेंगे दूसरे फूल तक, तो इसको परपरागण कहते हैं। अब एक बात बताइए, जो स्वपरागण है, परपरागण है, इसमें क्या अंतर है कि रंगीन कौन सा होगा और रंगहीन कौन सा होगा? इसमें किसको जरूरत पड़ेगी रंगीन बनने की? परपरागण। क्यों पड़ेगी? क्योंकि इसको परपरागण में दूसरे को आकर्षित करना है, और दूसरे को आकर्षित करने के लिए कैसे होंगे? वो कलरफुल होंगे। होता है कि नहीं होता? हम लोगों को किसी को दिखाना हो, जैसे आप लोग हैं, आप लोगों की शादी होगी तो आप लोग जाएंगे ना अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, बड़ी है ना? तो क्या है, दूसरे को हमें क्या करना है? आकर्षित करना है। इसलिए क्या होगा? वो रंगीन होंगे। क्या होंगे? रंगीन। तो परपरागण में रंगीन होते हैं और स्वपरागण में रंगहीन होते हैं। समझ आ गया? अब बात यह आती है, परपरागण दो प्रकार से होता है। एक होता है जैविक, दूसरा होता है अजैविक। जैविक मतलब हमारे जितने भी पक्षी वगैरह हैं, मक्खियां हैं, जितने भी जीव हैं, वो जीव कीट एक फूल से दूसरे फूल पर, दूसरे फूल से तीसरे फूल पर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते? तो उनके पैरों में परागकण चिपक जाते हैं और एक फूल से दूसरे फूल पर जब पहुंचेंगे तो वहां पर वो क्या हो जाएंगे? पहुंच जाएंगे। जैसे एक फूल है, इस पर एक मक्खी बैठी, मधुमक्खी बैठी, और मधुमक्खी क्या किया? एक फूल पर बैठने के बाद उससे क्या लग गए? परागकण लग गए। वहां पर क्या है? पुंकेसर था, तो परागकण लग गए। तो परागकण फिर वो दूसरे फूल पर बैठेगी, वहां पर स्त्री केसर है, स्त्री केसर के ऊपर बैठेगी तो वो परागकण कहाँ पहुंच जाएंगे? स्त्री केसर में, हाँ या ना? और स्त्री केसर पहुंच कर क्या होगा? उसका निषेचन हो जाएगा और वहां पर फल का निर्माण हो जाएगा।
इसको कहते हैं जैविक। क्या कहते हैं? जैविक। अजैविक का मतलब ये होता है कि जब भी हवा चलती है तो हवा से उड़कर परागकण दूसरे स्त्री के सर पर, बत्तिका पर पहुंचे, या फिर पानी बह रहा है, छोटे छोटे पौधे हैं या पौधे डूब जाएं तो वो परागकण वहां पहुंचे। तो हवा और पानी के द्वारा जब पहुंचेंगे परागकण तो क्या कहेंगे? अजैविक। समझ आ गया? तो परागण की क्रिया क्या हो रही है ये समझ आ गया। परागण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। और पर परागण 2 प्रकार का होता है, जैविक और अजैविक। लेकिन इसको जरूरत पड़ेगी क्या? इसकी जरूरत नहीं। एक में ही स्वपरागण में जरूरत पड़ेगी इनकी, जैविक अजैविक की नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद ही कर लेगा। हाँ या ना? जैसे हम लोगों को कई सारे चीजें जैविक की सारा जवान में जरूर पड़ता है, मधुमक्खी नहीं है तो जवान में बीज नहीं पड़ता। राइट, बिल्कुल। कई सारी फसलें ऐसी होती हैं जिनमें हमें परागण की जरूरत पड़ती है, और आप देखेंगे कई सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनमें अलग अलग क्वालिटी के क्या हो जाते हैं? बीज निर्मित होते हैं कि नहीं? कई बार ऐसा होता है रंगीन हो गया, कई सारे पौधे होते हैं डिफरेंट टाइप का वो हो गया, तो उसमें क्या होता है? परागकण का अंतर पड़ जाता है। जैसे परागकण अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, हाँ या ना? है कि नहीं? जैसे हम लोग ही हैं, हम लोगों का प्रोडक्शन होता है इंसानों का, तो इंसानों का जो प्रोडक्शन हुआ वो डिफरेंट कलर के होते हैं कि नहीं होते? राइट, सेम कलर के तो नहीं होते। तो परागण की क्रिया समझ आ गई आप लोगों को? स्वपरागण और परपरागण। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए, बना लीजिए। और रंगीन नहीं है, मतलब ये यहाँ से है, ये जो है पार्ट यहाँ से, ठीक है? देखिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा मानव के रोगों की, ठीक है? मानव के रोग, हेडिंग डालिए मानव रोग, ह्यूमन डिसीज। ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज आपकी क्लास बायोलॉजी की खत्म हो जाएगी, कल से हम लोग क्वालिटी पढ़ेंगे, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? क्वालिटी। संविधान, क्योंकि राजनीति हमें सबको आनी चाहिए, इसलिए हम लोग क्वालिटी पढ़ेंगे। चलिए, मानव रोग। मानव रोग 2 प्रकार के होते हैं, संक्रामक, दूसरा होता है असंक्रामक, ठीक है? दूसरा क्या होता है? असंक्रामक। इन शब्दों की डेफिनेशन समझ लीजिए बस, और कुछ नहीं है। उसके बाद में तो रोग जो होते हैं कौन से संक्रामक है वो रटने पड़ेंगे आप, है ना? तो डेफिनेशन ये है कि ऐसे रोग जो रोगी से दूसरे व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति में लग जाएं, तो क्या कहलाते हैं? संक्रामक। जैसे क्या चल रहा है आजकल? तो कैसा है? संक्रामक। कोरोना किस में आ जाएगा? दूसरा, ऐसे रोग जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ना लगे वो असंक्रामक। पोलियो कैसा है? कैसा है? असंक्रामक है। अच्छा, पोलियो के अलावा हम टीबी को किस में रख सकते हैं? टीबी इसमें आ जाएगी ना? आएगी कि नहीं? टीबी हमें लगती नहीं है। कैंसर, कैंसर भी नहीं। क्या? समझ आ गया? तो संक्रामक रोगों की लिस्ट लिख लीजिए, लिख लीजिए।
क्या हैजा हो जाएगा। और कौन से हो सकते हैं? बुखार नहीं होता। कैंसर बेटा इसमें आएगा, एक दूसरे से नहीं लगता ना। आप लोग ढूंढना इसको, ठीक है? आप लोग इसको देखना। क्या HIV एड्स भी नहीं लगता, संक्रामक कहाँ है? नहीं लगता। ऐसा कहा जाता है कि छूने से साथ खाने से नहीं फैलता है HIV। आता ना, ऐड आता है एक, तो वो भी कौन से में आएगा? फंगस इन्फेक्शन है, वो लग जाता है, लगता है। दांत खाज खुजली जो है ना वो लग जाते हैं दूसरे। फंगस इन्फेक्शन है वो क्या है? फंगी जो है, कवक के कारण होता है वो। और कवक कब होता है? आप लोगों ने वो देखा है कि अगर हम कोई भी चीज रख दे तो वो चीज क्या है, एक दिन के बाद में फफूंद जाती है, मतलब 1-2 दिन 4 दिन में फफूंद जाती है ना, तो कवक बन जाते हैं। और उससे क्या है, उसमें हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें क्यों होते हैं तब? इस सफाई की वजह से होते हैं। अगर हमारी सफाई रहेगी शरीर की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सफाई जो नहीं कर पाते ठीक से हम लोग, तो उसमें क्या गंदगी फैल जाती है, और गंदगी से क्या होता है, फंगस बन जाता है। ये प्रॉब्लम्स, कई सारे गांव के लोगों को बहुत सारी इन्फेक्शन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम करते करते ध्यान ही नहीं देते सफाई पर, इसलिए वो इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसा होता है, राइट? ऐसा है। चलिए अब हम लोग 2 चीजें और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पहले हेडिंग वायरस। वायरस वायरस की खोज 1892 में इवानोवस्की द्वारा की गई थी। ये एक रूसी वैज्ञानिक थे। ये तंबाकू में मोजेक रोग की खोज कर रहे थे उस वक्त, इनको ये पता चला। दूसरी चीज, वायरस नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, असक्रिय रहता है। कैसा रहता है? जैसे बाहर पड़ा है, जमीन पर पड़ा है वायरस, तो कोई काम का नहीं है, वो असक्रिय रहेगा। जैसे ही हमारी बॉडी में पहुंचेगा वो एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इससे रोग कौन कौन से होते हैं? रोगों की अगर बात करें, एक तो कोरोना ही लिख लो भाई, जरूरी है कोरोना, राइट? रेबीज होता है कि नहीं? रेबीज, हाँ, तो रेबीज भी क्या है? वायरस। और लिख लीजिए खसरा, पीत ज्वर, चेचक, इन्फ्लुएंजा, पीलिया। चेचक, इन्फ्लुएंजा, पीलिया। डेंगू, एड्स, डेंगू और एड्स, तो बाकी के आप लोग देख लेना, ठीक है? डेंगू और एड्स। चेचक नहीं जानते आप लोग? माता जिसको कहते हैं वो चेचक ही है। माता निकलती है ना, बड़े बड़े दाने हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं। खसरा खांसी नहीं है। चले आगे। अब डालिए जीवाणु, बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया। एक कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए इसकी खोज 1683 में ल्यूवेनहॉक द्वारा की गई। इसके द्वारा ल्यूवेनहॉक। ये दांतों की खुरचन में देखे गए। दांतों की खुरचन में ये देखे गए। इनसे रोग जो होते हैं हैजा, टीबी, कुकर खांसी, प्लेग, हैजा, टीबी, कुकर खांसी, प्लेग, टिटनेस, निमोनिया, काली खांसी, डिप्थीरिया, ये सभी रोग इससे होते हैं। कोढ़ भी इसी से होता है। कोढ़ तो जानते हैं, हमारी बॉडी पर धब्बे बन जाना, सफेद सफेद, ठीक है। क्या सही हो जाते हैं? वो भी जाते हैं कभी कभी स्किन का कुछ लोग पूरे हो जाते हैं, पूरे भी हो जाते हैं, ठीक है। बाकी की जो चीजें हैं रोग्स वगैरह आप लोग देख लेना, ठीक है ना। थोड़ा सा मैंने आप लोगों को इसलिए बता दिया कि ये कई बार पूछ लेता है, ये चूंकि ये चीजें रटनी पड़ेंगी आपको, ये फैक्चुअल है, इनका कोई इलाज नहीं है रटने के अलावा, है ना। और इनमें एक क्वेश्चन आता है, काली खांसी, डिप्थीरिया, कोढ़। काली खांसी नहीं जानते? मैं भी नहीं जानता। काली खांसी ये है कि एक तो कुकर खांसी होती है, इसमें लिखा है कुकर खांसी मतलब खतरनाक वाली, और उससे और खतरनाक वाली क्या हो जाती है, काली खांसी। खांसी तो खांसी होती है, अलग अलग उसके कंडीशंस बनते हैं, ठीक है ना। काली खांसी आप नाम से देख लो कितनी खतरनाक है काली। चलिए, तो आज के लिए अपन इतना ही काफी है। दूसरी चीज ये है कि बेटा हम लोग कल से पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी मतलब संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो साइंस पढ़ाया है इसको थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए, अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो आप लोग समझ आ रहे हैं 3-4 दिन में टमाटोल हो जाएगी स्थिति। दूसरी चीज धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो, क्योंकि कोरोना का इफेक्ट कम होता जा रहा है। मतलब हमारे जो शासन प्रशासन है वो लगातार क्या छूट देते जा रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा कोरोना का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद में क्या है, वैकेंसी आएंगी, और वैकेंसी आएंगी तो आप लोगों के लिए क्या सुनहरा मौका है कि अभी जो समय है उसको बर्बाद ना करें, क्योंकि कई सारे लोग बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं, गाँव पढ़े हुए हैं, या फिर उनको बहुत सारी मजबूरियाँ, इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए धीरे धीरे, ठीक है ना। और हम लोग कल पॉलिटी के साथ में मिलेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे कल, ठीक है। धन्यवाद, शुभरात्रि, थैंक यू वेरी मच, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।